हैं लेट्स रिबिल्ड इंडिया यूएस ट्रेड टाइज, यानी भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का पुनर्निर्माण करें। यानी हम भारत अमेरिका केवल व्यापार संबंध पढ़ने जा रहे हैं। और क्यों पढ़ने जा रहे हैं जरा ध्यान करें। जो पूरा रेफरेंस लिया गया है वो रेफरेंस यही, संदर्भ यही है इस एडिटोरियल का कि अभी जैसे मैंने एक नाम दिया था, अगर आपको याद हो, जिस दिन न्यूज आई थी मैंने कहा था सर्विलांस बैलून, यानी चाइना का जो बलून या गुब्बारा अमेरिका में पाया गया, अमेरिका के आकाश में, और अमेरिका ने उसको शूट डाउन किया और उसके बाद से एक झगड़ा स्टार्ट हो गया दोनों देशों के बीच में कि अमेरिका कह रहा है कि वह सर्विलांस बैलून है, यानी जो हमारे यहां से खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है, और चाइना ने कहा कि वह केवल एक सिविलियन बलून था, इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं था। तो एक सर्विलांस वॉर स्टार्ट हुआ। ये शब्द मैंने उसी समय आप लोगों को दिया था। आज उसी विषय पर यहां पर लिखा गया है कि चूंकि चाइना और अमेरिका के बीच में वर्तमान में तनाव बढ़ गया और चाइना की एमएनसी अमेरिका और अमेरिका की एमएनसीज का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना में है, और चाइना और अमेरिका के संबंध धीरे धीरे तल्ख हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। चाइना और अमेरिका के संबंध धीरे धीरे तल्ख हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जिसके पीछे रीजन एक है, यहां पर बताया गया है कि रीजन ये है कि जो ये बलून गया है इसके माध्यम से कहीं ना कहीं चाइना अपने आप को यह दिखा पाने में कामयाब रहा है कि तुम्हारे आकाश तक हमारी पहुंच बहुत आसान है। अरे भाई, गुब्बारा जा सकता है तो गुब्बारे में कुछ भी जा सकता है ना, बम भी तो जा सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि चाइना अब यह दिखाना चाह रहा है संपूर्ण विश्व को और अमेरिका को भी कि चाइना को अब सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए, जिस स्थिति को अमेरिका कभी भी स्वीकार करना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में चाइना को काउंटर करने का अमेरिका आने वाले समय में हर संभव प्रयास करेगा। उसमें बिजनेस भी शामिल होगा, जिसकी 2018 में हमने शुरुआत देखी थी जब ट्रेड वॉर की संकल्पना हमारे सामने आई थी। यानी जो भी महत्वपूर्ण वस्तु जैसे स्टील था, एल्यूमिनियम था, जो चाइना से एक्सपोर्ट होता था अमेरिका में, तो अमेरिका ने क्या किया था, टैरिफ बढ़ा दिया था, और फिर काउंटर में चाइना ने भी उनके उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया और ट्रेड वार शुरू हुआ और यूपीएससी ने उठा करके क्वेश्चन पूछा। क्लियर है? तो ये पूरा बैकग्राउंड है, और इसी बैकग्राउंड में कहा गया है कि अब भारत और अमेरिका को व्यापारिक संबंधों में समीप आना चाहिए, एक मौका बन रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे पूरी पृष्ठभूमि। तो दो टॉपिक हम लोग यहां से लेंगे, एक तो 22 फरवरी 2023 का है, एक 23 फरवरी का। दोनों में वही भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का पुनर्निर्माण करें, और आज लिखा हुआ स्पाई बैलून्स एंड चाइनाज नैरेटिव वार अगेंस्ट अमेरिका सुपर पावर स्टेटस। देख लीजिए, वही मैंने बताया कि अब वो अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को काउंटर कर रहा है चाइना। ठीक है, तो ये दो से बनाया गया है, GS2 IR में आएगा। द्विपक्षीय यानी भारत और अमेरिका के बीच हम व्यापार पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ए से बाद में बताएंगे। यह क्वेश्चन अभी मैं नहीं पढ़ूंगा प्रीवियस ईयर का, और मॉडल क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, या पढ़ ही देता हूं क्योंकि 2019 में प्रश्न आया था कि भारत और यूनाइटेड स्टेट यानी दोनों बहुत अच्छे संबंधों को डेवलप नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो वाशिंगटन यानी जो अमेरिका का विदेश नीति विभाग है, वह अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी में, वैश्विक रणनीति में भारत को ऐसी भूमिका नहीं दे सका है जो भारत को संतुष्ट कर सके, भारत के स्वाभिमान की रक्षा कर सके, भारत को संतुष्ट कर सके। यानी अमेरिका की विदेश नीति में भारत को मजबूत स्थान नहीं मिला, इसीलिए हमारे संबंध उतने बेहतर नहीं हो पाए। तो यही यहां पर अब एडिटोरियल राइटर्स के द्वारा लिखा जा रहा है कि अब समय आ गया है, क्योंकि चाइना का इमरजेंस है, वह अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को हथियाना चाहता है। ऐसे में अमेरिका के ऊपर एक दबाव है कि वो चाइना को काउंटर करे प्रत्येक स्तर पर, ना केवल मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक स्तर पर, अपितु सबसे महत्वपूर्ण व्यापार के स्तर पर। चूंकि भारत और अमेरिका, अगर हम अमेरिका की ही बात करें तो चीन के साथ वो व्यापक ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे में है, तो इसको बैलेंस करना चाहेगा। तो अगर बैलेंस करना चाहेगा तो ट्रेड के लिए अगर वह बैलेंस करना चाहता चीन को, तो शायद भारत उसका सबसे मजबूत सहयोगी साबित होगा। इसलिए अब भारत और अमेरिका को आपसी व्यापार को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए, यही विषय यहां पर चर्चा हुई है। और ऐसे में अगर हम ऐसा कर पाने में कामयाब हो जाते हैं, और तो हम भारत अमेरिका संबंध के एक नए युग की शुरुआत देख सकते हैं। इसी विषय पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन बना हुआ है,
एग्जामिन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडो यूएस ट्रेड रिलेशंस, भारत अमेरिका व्यापार संबंधों की वर्तमान स्थिति का परीक्षण कीजिए। सजेस्ट वेज टू डीपेन द ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को गहरा करने के उपाय सुझाइए। तो अब आप देख सकते हैं क्या करिए, व्यापार संबंधों को कैसे गहरा किया जाए। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। 4 फरवरी को अमेरिकी वायुसेना, वही गुब्बारे वाला, ठीक है, सीन मैंने आपको पहले बता दिया। और इसमें यही कहा गया कि जो स्पाई बैलून, सर्विलांस बैलून चाइना ने अकॉर्डिंग टू यूएस के ऊपर भेजा, उसके कारण दोनों के संबंध जो 2018 से ही ट्रेड वॉर के कारण तनाव में चल रहे हैं, अन्य वैश्विक स्थितियों के कारण वो तनाव बढ़ रहा है। इस स्पाई बलून ने या सर्विलांस बैलून ने उनके संबंधों को और तनावपूर्ण बनाया है। यहां पर यही बात कही गई है, याद रखिएगा, ठीक है, ये सारी बातें यहां पर। तो राइटर कहते हैं, वो कहते हैं कि आज अगर हम देखें तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, यानी ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब कि हम वस्तुओं का जो निर्यात और आयात कर रहे हैं, उसमें चीन की केंद्रीय भूमिका, क्योंकि चीन बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो मतलब चीन ही संपूर्ण विश्व को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, और जिससे वहां की इंडस्ट्री, यानी चीन कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स भेजता है जिससे संपूर्ण विश्व के उद्योग फाइनल या फिनिश्ड गुड बना करके अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का वर्चस्व है। तो यहां पर बताया गया है कि वर्तमान में अमेरिका ने उस चीनी सप्लाई चेन के वर्चस्व को तोड़ने के लिए 2 कानून हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, और वो है चिप्स एंड साइंस एक्ट $280 बिलियन के साथ, और दूसरा है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट $370 बिलियन के साथ। ये दोनों कानून आप इसको रट लीजिएगा, नॉट ओनली प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, बट मेंस के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार से ना उनके वॉर को आगे बढ़ा रहे। तो ये 2 कानून इसने बढ़ाया, आपको अच्छे से पता है। चिप्स किस लिए, यानी इस एक्ट को किस लिए लाया कि भाई डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, उस पर चाइना का कंट्रोल है। और आपको पता है कि वर्तमान में इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति के चौथे दौर में आप कोई भी औद्योगिक प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर एक अनिवार्यता है, याद रखिएगा। तो पहला उसने यही किया कि यानी सेमीकंडक्टर में चीन की जो सुप्रीमेसी है उसको तोड़ा जाए। तो देख सकते हैं इसका मतलब है कि वो चाइना की सुप्रीमेसी को तोड़ना चाह रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत के पास एक अवसर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, आप सबको अच्छे से पता है, ठीक है ना, क्लियर है। इसके माध्यम से वो अपने यहां ग्रीन ट्रांजिशन को बढ़ावा दे रहा है, अपनी घरेलू कंपनियों को सहयोग दे रहा है। तो दोनों कानून आप याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है भारत भी कुछ काम कर रहा है, यानी चीन का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका भी काम कर रहा है। 2 एक्ट, जिसमें पहला एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, फिर भारत भी कर रहा है। भारत के बारे में कहा गया कि चीन की का जो सप्लाई चेन पर कंट्रोल है उसको संतुलित करने के लिए भारत पीएलआई स्कीम लेकर के आया है, और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 14 क्षेत्रों में उसने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को आगे बढ़ाया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब कहा गया है कि अमेरिका अलग कर रहा है, भारत अलग कर रहा है, दोनों को साथ आने की जरूरत है। यही एडिटोरियल का पूरा निष्कर्ष है, याद रखिए, दोनों को साथ आने की जरूरत है। अब साथ आने की जरूरत है, उसी प्रक्रिया में बैकग्राउंड बताया गया है कि दोनों का व्यापार संबंध कैसा रहा। आइए एक नजर डालें। तो हम दोनों के व्यापार संबंध पर नजर डालते हैं, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि साथ आना चाहिए, आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, या तभी हम कह पाएंगे जब हम यह जान लेंगे कि उनका ट्रेड रिलेशन कैसा है। तब आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा, यानी हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं, लेकिन यानी यहां कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक संबंध मजबूत है और इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के जो व्यापारिक संबंध है वो संतुलित नहीं है। क्या है वो? संतुलित नहीं है, याद रखिएगा। क्यों नहीं है? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण से दोनों देश व्यापारिक संबंधों में एक भूमि पर, एक ग्राउंड पर एक साथ मिलकर के काम नहीं कर पा रहे। जैसे अमेरिका
भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में या किसी भी विकासशील राष्ट्र के साथ जब वो व्यापार करता है तो कुछ मुद्दों को प्राथमिकता देता है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं याद रखिए, जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि, जैसे श्रम मानक, जैसे जलवायु और मानवाधिकारों के मुद्दों पर हमारे और उसके विचार अलग हैं। वो चाहता है कि हम एग्रीकल्चर में जो सब्सिडी दे रहे हैं वो ना दे, ठीक है। वो चाहता है कि हम जो फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी दे रहे हैं वो हम ना दे, इस प्रकार की बातें वो चाहता है। श्रम मानकों का अनुपालन करने की बात करता है कि आपके यहाँ के जो श्रम के नियम कानून है वो हमारे यानी अमेरिका के हिसाब के श्रम कानून के मानक होने चाहिए। ये कैसे संभव है, ठीक है। आप विकसित अर्थव्यवस्था, हम विकासशील अर्थव्यवस्था, ये संभव ही नहीं। वो चाहता है कि जो पर्यावरण मानक हम अपनाते हैं वैसा ही मानक आप अपनाइए। तो ये सारी बातें, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी वैसे भी आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि भारत और अमेरिका क्या कारण है कि मजबूत व्यापारिक भागीदार नहीं बन पा रहे हैं, तो ये चार मुद्दे, इन चारों पर भारत और अमेरिका के अलग अलग विचार हैं। और अभी हम दूसरे एडिटोरियल में पढ़ेंगे, वहां पर भी मैं इसको इंटरलिंक करूंगा, तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन 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 यहां कहा गया कि ठीक है, इन चारों पर हमारे विचार अलग हैं, लेकिन चीन को लेकर के हमारे विचार एक जैसे हैं। दोनों ही ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देना चाहते हैं और अपनी एक मजबूत स्थिति बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों देश चीन के साथ पर्याप्त व्यापार घाटे में, यानी अमेरिका भी व्यापार घाटे में है चीन के साथ, और भारत तो ही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। राइटर कहते हैं, इतनी बात कहने के बाद कहते हैं, जो IPEF है यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि IPF, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो यह एक सहयोग डेवलप कर रहा है। ध्यान रखिएगा, IPF क्या कर रहा है, एक बार पहले IPF के बारे में आपको बता दूं। IPF वैश्विक GDP के 40% का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 देशों का US के नेतृत्व में एक आर्थिक समूह है। यह आर्थिक ढांचा मोटे तौर पर 4 स्तंभों पर काम करता है: ट्रेड यानी व्यापार, सप्लाई चेन रिजाइलियंस यानी आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा और डिकार्बोनाइजेशन, और कर और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय। यानी यह एक ऐसा IPF आर्थिक समूह है जो इन 4 बातों पर सदस्य देशों के बीच में सहयोग को आगे बढ़ाता है। USA इसका नेतृत्व करता है, याद रखिएगा। इस समूह में आसियान के 10 में से 7 सदस्य शामिल हैं, और इसके अलावा सभी 4 क्वाड के देश शामिल हैं, और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और इसमें आसियान का कौन शामिल नहीं, प्रीलिम्स के लिए म्यांमार, कंबोडिया और लाओस, क्योंकि ये चाइना के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें कुल 13 सदस्य देश शामिल हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कंटेंट आपको भेज दूंगा। तो अब यहां पर आप ये कहा गया कि मतलब भारत और अमेरिका एक सहयोग ढूंढ रहे हैं IPEF में, लेकिन फिर कहा गया कि जो व्यापार वाला पार्ट है ना, उसको लेकर के दोनों में सहमति नहीं है, उसको लेकर के दोनों में सहमति नहीं है। भारत ने यानी इसको भी, सबको, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन तीनों पर समझौता किया, क्योंकि IPEF एक ऐसा फ्रेमवर्क था बच्चे जिसमें आपको यह छूट थी कि आप चारों में से चारों का मतलब चारों में परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 के साथ, 2 के साथ, किसी के साथ भी सहयोग कर सकते हैं। तो भारत ने 3 में तो इस आर्थिक समूह में सहयोग करने की बात करी, लेकिन व्यापार में कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे। और व्यापार में इसलिए नहीं उसने सहयोग किया, उसने कहा कि यह विकासशील राष्ट्रों के यानी भारत के हित के अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि व्यापार पर तुम्हारे नियम कानून अलग है, एग्रीकल्चर पर हमारे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, श्रम मानकों पर आपके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, जलवायु और मानवाधिकारों पर हमारे विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं। तो भारत ने कहा कि व्यापार पर अगर हम लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं एक इश्यू रहेगा, इसीलिए भारत व्यापार वाले विषय पर नहीं आया। इसका मतलब यहां पर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि चाइना को ध्यान में रख करके दोनों नीतियां बना रहे हैं, ठीक है। यह एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को एक साथ लाता भी है, लेकिन व्यापार को लेकर के हमारे विचारों में अंतर के कारण भारत और अमेरिका मजबूत व्यापार भागीदार नहीं बन पा रहे हैं। यह फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब आता है भाई, चलो मैंने आपको समस्या बता दिया
कि भारत और यानी संभावना है, फिर भी भारत अमेरिका बेहतर संबंधों में, व्यापार संबंधों की बात मैं करूं, नहीं आ पा रहे हैं। रीजन भी मैंने बता दिया क्यों नहीं आ पा रहे। व्यापार को लेकर के दोनों की सोच अलग है, ठीक है। इसीलिए हम IPEF में 4 मानक हैं, लेकिन हमने व्यापार वाला मानक पर समझौता नहीं किया। क्लियर है? क्योंकि अमेरिका और भारत के विचार अलग अलग हैं, श्रम पर, व्यापार पर, मानवाधिकार पर और इन्वायरमेंट पर। क्लियर? अब आता है कि चलो भाई ठीक है, फिर भी कुछ न कुछ तो किया जाना चाहिए। तो भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंध को मजबूत करने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है, वो फैक्ट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। जैसे GSP की बातचीत की गई, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी ये अमेरिका की एक प्रणाली है जिसे हम कहते हैं वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली। यह कहा गया इस GSP सिस्टम में भारत को फिर से शामिल करो, यानी इसका मतलब पहले भारत शामिल था। तो सबसे पहले आप GSP सिस्टम समझिएगा, ये अमेरिका की एक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें जो विकासशील देश होते हैं उनसे जब अमेरिका कोई चीज, कोई वस्तु आयात करता है तो उसे थोड़ी वरीयता प्रदान करता है। इसका मतलब है टैरिफ वगैरह थोड़ा सा कम कर देता है। तो इससे जो एक्सपोर्ट यानी विकासशील राष्ट्र करते हैं उनको लाभ ज्यादा हो जाता है। इसी को बोलते हैं GSP, यानी कि ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रदान करता है सर्टेन इंपोर्ट्स पर। कहां से? फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज से, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? यानी भारत सहित जो भी विकासशील देशों के उत्पाद वहां जाते हैं तो उनको टैरिफ से कुछ छूट मिल जाती है, और टैरिफ से छूट मिलती है तो हमारा एक्सपोर्ट बड़ा हो जाता है वॉल्यूम में। लेकिन 2019 में अमेरिका ने इस GSP कार्यक्रम से भारत को हटा दिया। और रीजन क्या था? रीजन देखिए, फिर व्यापार संबंध में हम क्यों, यही कंसर्न ओवर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी हमारी व्यापार प्रथाओं पर उसने चिंता जताई। अब देखिएगा, यानी उसने कहा कि वही व्यापार मुद्दे, ठीक है ना, कि हम श्रम मानकों का जो अनुपालन है, जो पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन है, वह हम अमेरिकी मानकों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, अब हमारे यहां कोयले का जबरदस्त उपयोग होता है, तुम्हारे यहां कम होता है, तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब श्रम और पर्यावरण मानकों पर, यानी औद्योगिक और पर्यावरण मानकों पर हम अमेरिका के समान एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा तुम बाहर हो जाओ। और भैया, भारत GSP का सबसे बड़ा लाभार्थी था। तो एडिटोरियल राइटर ने कहा यार थोड़ा हमको GSP वाली स्थिति फिर से दो, ये सब तनाव के बिंदु हैं, याद रखें। यानी तो सबसे पहले इस तनाव को दूर करो, हमको GSP में स्थान दो। दूसरा उपाय क्या करो, याद रखिएगा, यानी भारत क्या करे, जैसे भारत सभी देशों के साथ FTA पर बातचीत कर रहा है, याद रखिएगा। क्या बातचीत कर रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस, वो सबके साथ कर रहा, अमेरिका के साथ भी कर रहा। तो भारत एक कोशिश ये करे कि जो सर्विस यानी जो सेवा क्षेत्र है, सेवाओं के व्यापार को बाहर रखे। भारत का क्यों रखे? यानी आवश्यकता इस बात की है कि अमेरिका यानी अगर हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है तो भारत के सर्विस सेक्टर को उसमें, यानी सभी सर्विसेज को उसमें ना शामिल किया जाए, कुछ पर हमें स्पेशल व्यवस्था दे, जिससे कि क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है, सर्विस सेक्टर में आप सबको पता ही होगा कि हम बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में है, ठीक है। तो यह कहा गया कि अमेरिका की मार्केट में हमारे सर्विस सेक्टर को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यह यहां पर कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसके एवज में अमेरिका कहता है कि भैया हम तुम्हारे शिक्षा में और इंश्योरेंस मार्केट में हमें आने दो। और इसके अलावा भारत क्या चाहता है कि हमारे यहाँ के लोग तुम्हारे यहाँ जाकर के ज्यादा वीजा वगैरह प्राप्त करें, उनको ज्यादा रोजगार मिले। ये सारे मुद्दे हैं, याद रखिएगा। अमेरिका गिफ्ट सिटी और भारत के फिनटेक इनोवेशन जैसे UPI, रुपए आदि में निवेश कर सकता है, ये इसमें बताया गया। तीसरा क्या कहा गया है कि श्रम और पर्यावरणीय मानकों पर, जिस पर अमेरिका अडिग है, उस पर हमें धीरे धीरे बातचीत करनी चाहिए और एक संतुलन लाना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट यहां पर कहे गए मेरे प्यारे बच्चों, और इसी के आधार पर भारत और अमेरिका को अपने संबंधों को, खासकर व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं पूरा रिवीजन आपके सामने रख देता हूं। हमने पढ़ा
कि चाइना का ग्लोबल सप्लाई चेन पर नियंत्रण है। ठीक है, उस ग्लोबल सप्लाई चेन पर नियंत्रण के कारण व्यापार में वह सरप्लस में है, भारत के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। भारत भी चीन पर अपनी निर्भरता, खासकर महत्वपूर्ण जो औद्योगिक इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, पीएलआई स्कीम लेके आया है। और अमेरिका भी 2 कानून लेकर के आया जिससे कि वह महत्वपूर्ण यानी सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन विषयों पर उसकी निर्भरता चीन पर से कम हो सके। बट हम दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। लेखक ने कहा दोनों को साथ आने की जरूरत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अच्छे सहयोगी बन सकते हैं। परंतु फिर हम देखते हैं कि हमारा जो व्यापारिक संबंध रहा, वो व्यापारिक संबंध कुछ मुद्दों के कारण मजबूत नहीं रहा है। इसलिए हम आईपीएफ का भी यानी जो व्यापार वाला पार्ट है वो अपनाते नहीं है, क्योंकि वह श्रम और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण के संदर्भ में जो भी मानक चाहता है उसको हम अभी पूरा नहीं कर सकते। तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई समस्या है, तो समस्या है, क्या समाधान हो सकता है। 2-3 हम लोगों ने समाधान पढ़े, बाकी अब जैसा प्रश्न आएगा उसी हिसाब से आपको एक्ट करना। दूसरा फिर अमेरिका पर आ गया, अ न्यू चैप्टर इन डिफेंस एंड टेक, रक्षा और तकनीक में एक नया अध्याय। क्या है? सेम यानी आईआर का टॉपिक है, द्विपक्षीय। इस महीने की शुरुआत में, ये अच्छा टॉपिक, इसको अच्छे से समझना, पीछे वाले के साथ ही कनेक्ट कर लीजिएगा। यानी हम समझिए अमेरिका पढ़ रहे हैं आज। इस महीने की शुरुआत में यानी फरवरी महीने की शुरुआत में अमेरिका और भारत ने आईसीईटी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, पर अपनी पहल का उद्घाटन किया। इसका मतलब है कि फरवरी की शुरुआत में अमेरिका और भारत ने आईसीईटी यानी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर साथ काम करने का दृढ़ संकल्प लिया। अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीलिम्स के लिए भी। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले, जैसे बहुत से बच्चे इस समय प्रीलिम्स के लिए हिंदू नहीं देख रहे, उनको लग रहा है कि अब वो जो घर में पढ़ेंगे उसी से हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछ ले, मैं प्रीलिम्स के लिए पूछ लेता हूं, आईसीईटी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल है? बता पाएंगे? सोचिए आप, आईसीईटी में कौन कौन शामिल? तो भारत और अमेरिका इस पर सहयोग करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। और यह कहा गया है कि यह जो पहल है यह भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया मोड़ लाएगी। तो भारत अमेरिका संबंधों पर प्रश्न पूछा गया है। तो ये आईसीईटी वगैरह अगर आपको पता है तो आप एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए भारत अमेरिका संबंधों पर आ जाता है तो आप वहां पर लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसमें 6 क्षेत्र जिन पर फोकस किया जाएगा, तो उन्हीं को हम आईसीटी के रूप में लिखेंगे। यानी स्ट्रेंथन करेंगे इनोवेशन इकोसिस्टम, नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को हम मजबूत करेंगे। इसके अलावा डिफेंस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। इसके अलावा रिजाइलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर हम काम करेंगे। इसके अलावा हम स्पेस में सहयोग करेंगे। इसके अलावा साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में प्रतिभाओं पर हम काम करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम पर हम काम करेंगे। ये सब आईसीटी में है, याद रखिए, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। इन पर भारत और अमेरिका एक साथ काम करने जा रहे हैं। तो ये अच्छा पॉइंट है। यानी अगर आपसे परंपरागत प्रश्न पूछे भारत अमेरिका के संबंधों के हालिया दौर की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखते हुए फिर समथिंग समथिंग आगे कुछ लगाए, तो ये आईसीईटी पर जो हम सहयोग करने जा रहे हैं ये अच्छे पॉइंट होंगे, आपको अच्छा मार्क्स दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा। यहां पर राइटर सेज 1960 के दशक से भारत, अब यहां पर वो बता रहे हैं कि ठीक है ये अच्छी उपलब्धि क्यों है, यानी आईसीटी पर ये जो पहल फरवरी में हुई क्यों अच्छी है। तो यहां यही बताया कि भारत 1960 के दशक से ही अमेरिका के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, यानी अमेरिका ने हमें दिया नहीं है। याद रखिएगा, ये यहां पर कहा गया है। ठीक है, और क्यों नहीं दिया 1960 के दशक से? क्योंकि हमारे हितों में एक बेमेल रहा है। जैसे अमेरिका 1960 के दशक में उन्हीं देशों को तकनीकी सहयोग प्रदान करता था जो देश, मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली कोल्ड वॉर का टाइम था, जो अमेरिकी नीति को मानते थे। लेकिन हिंदुस्तान तो नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ अपनी एक तीसरी विदेश यानी 2 विदेश नीतियों से अलग,
यानी पूंजीवाद साम्यवाद से अलग एक नया रास्ता लेके चल रहा था, तब स्वाभाविक था यानी हमें उसका सहयोग नहीं मिल पाया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ सहायता मिली, अब जरा अच्छी बात है, कुछ सहायता हमें मिली, यानी हमने कुछ अमेरिका से ली, कुछ किससे ली, रूस से ली, यानी उस समय के यूएसएसआर से ली। तो 1950 के दशक में हमने जब सोवियत संघ से स्टील पर, हैवी इलेक्ट्रिकल्स पर, पेट्रोलियम और खनन पर क्या सहयोग लिया, तो अमेरिका ने इंजीनियरिंग एंड प्रबंधन शिक्षा, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर में भी हमें सहयोग दिया। तो यानी एक बैकग्राउंड बताया गया कि हमने, ठीक है, हमारे हित एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने इन सेक्टर्स में हमें सहयोग दिया, याद रखिएगा। इसके अलावा उसने परमाणु ऊर्जा में भी हमें सहयोग किया। भारत का जो पहला रिएक्टर था उसके निर्माण में भी इसने मदद करी, ठीक है ना। भारतीय जो भी परमाणु वैज्ञानिक थे उनकी पूरी एक जनरेशन यानी 10 सालों में, मतलब जितने भी वैज्ञानिक है सबको अमेरिका में प्रशिक्षण मिला। तो ऐसा नहीं, यानी कि हमारा बस आपको यह ध्यान रखना है कि हमने अभी आईसीईटी में सहयोग करने की बात की। अब आज इसको आप ऐसे पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि यह सहयोग हम अभी कर रहे हैं 2023 में, हम 1950 के दशक में भी इन सेक्टर्स में सहयोग कर चुके हैं। इसके अलावा हम परमाणु ऊर्जा में भी सहयोग कर चुके हैं। लेकिन ये जो सहयोग था ये टूट गया जब हमने 1974 में परमाणु परीक्षण किया, तब परमाणु ऊर्जा में सहयोग और जो भी विज्ञान प्रौद्योगिकी में सहयोग उसकी तरफ से मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि उसने हमें शिक्षा में सहयोग तो किया, विशेष रूप से इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के आधुनिकीकरण में इसने अच्छी भूमिका निभाई, ठीक है ना। लेकिन ये जो आईआईएम और आईआईटी से निकले ये हिंदुस्तान में रहे ही नहीं, ये चले गए कहां, अमेरिका में, और अमेरिका की इकोनॉमी को उन्नत बनाया। यानी अमेरिका ने जो एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में भारत को सहयोग किया उसका फायदा उसी को मिला क्योंकि ये लोग विदेश चले गए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में, और जिस पर विश्वास करिएगा, पता नहीं, मैं आप लोगों से ये बात पहले भी कह चुका, पता नहीं सरकारें क्यों नहीं समझ रही हैं। आप लोग विचार करिए जरा गहराई के साथ कि यार जो पैकेज, जो आईआईटी आईएम वाले जिस पैकेज पर बाहर काम कर रहे हैं, एक बार आप रिसर्च करो। जब प्राइवेट कंपनियां इस देश में ही इतने मोटे मोटे पैकेज पर लोगों को काम पे रख रही जो टैलेंटेड है, यानी एक ही कंपनी में टैलेंट के हिसाब से कंपनियां करोड़ों करोड़ों में लोगों को देती हैं, क्या उनका जो भी एनुअल बेस प्राइस होता करोड़ों करोड़ों में टैलेंट के हिसाब। तो यार हमारी सरकार क्यों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हमारे घाटे में चल रहे हैं उसमें अच्छे अच्छे आईआईटी आईएम वालों को मोटा मोटा पैकेज क्यों नहीं दे सकती जैसा अमेरिका देता है? इस पर कभी संसद में चर्चा क्यों नहीं होती? इस पर कोई पॉलिसी क्यों नहीं आती? मैं नहीं कहता हूं कि आप दो, लेकिन कम से कम एक रिसर्च तो होना चाहिए। सहमत है आप लोग इस बात से? निबंध में लिखिएगा ये, वे सपने जो भारत को सोने ना दे। पढ़ो, यहां चले जाओ विदेश, तो देश का विकास कैसे होगा? उनकी भी गलती नहीं। हर व्यक्ति को भाई अच्छा पैकेज चाहिए, उसको अच्छा जो है एटमॉस्फेयर चाहिए काम का। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है तो उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उनको रोकने के लिए क्या हम इस प्रकार के उपाय नहीं कर सकते? ठीक है, तो ये सरकार को करना चाहिए। और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसमें ब्यूरोक्रेसी के बजाय जो ये आईआईटी आईएम वाले हैं इनको वरीयता देनी चाहिए, ये बेहतर करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पर कोई विचार ही नहीं होता। तो वही सारी बातें बताएगी। एग्रीकल्चर में भी उसने सहयोग किया, नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से ही भारत में हरित क्रांति आई, वो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसके अलावा गांधी रीगन यानी रोनाल्ड रीगन वहां के राष्ट्रपति और हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बीच में 1984 में एक समझौता हुआ। टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया, यानी हमको वहां से सहयोग मिला। हमने रक्षा में भी सहयोग किया। 1987 में यूएस ने भारत का जो तेजस था उसकी सहायता करने के लिए भारत को फ्रंट लाइन GE-404 इंजन देने को कहा। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, यानी हमने जैसे ही परीक्षण कर लिया, कौन सा, 1998 में परमाणु परीक्षण, उसने सारा सहयोग रोक दिया। तो ऐसा नहीं, यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं बच्चे कि हमारे संबंध परिस्थितियों
में बने और परिस्थितियों के अनुकूल ही फिर खराब हुए। किसमें? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। बट आईसीईटी की जो पहल है वो पहल महत्वपूर्ण है, उसको आप याद रख लीजिएगा, जहां एग्जाम में मौका आए उसको लगा दीजिएगा, बस यही यहां पर लिखा गया है। अब आते हैं, अगला टॉपिक है इंडिया नीड्स